Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के बारे में, उसकी डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द वेक्सलर स्केल। ये ओरिजिनली जब उसने बनाया वेक्सलर ने 1930s में, और उसकी जो सबसे बड़ी बनाने की वजह ये थी कि उसने कहा कि जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है उस वक्त ज़ाहिर है उसकी अभी रिवीजन्स चल रही थी और उसमें अभी अडल्ट को उस तरह से शामिल थोड़ा बहुत ही किया गया था। बहुत ज़्यादा काम जो है बच्चों के साथ हो रहा था। मैंने आपको बताया ना कि उस वक्त बच्चों की ये क्लासिफिकेशन चाहिए थी कि बच्चों को किस एज ग्रुप में बिठाया जाए, उनका आईक्यू मालूम करके, ताकि वो अपने जो पोटेंशियल है उससे फुली फ़ायदा उठा सके और जो करिकुलम उनको पेश किया जा रहा है वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो वेक्सलर ने कहा कि एक ज़रूरत है कि जो बच्चों के इंटेलिजेंस को मैयर करने के साथ साथ एडल्ट की इंटेलिजेंस को भी मैयर करे। तो उस मकसद के लिए उसने फिर एक टेस्ट बनाया 1939 में। उसको उसने नाम दिया वेक्सलर बिलेबियो स्केल। वेक्सलर जो था वो स्टैनफोर्ड बिन्ने की लिमिटेशन से थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड था। उसके मुताबिक ये बेसिकली चूँकि बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो अगरचे इसमें एडल्ट्स के लिए भी उन्होंने कुछ आइटम शामिल किए थे, लेकिन उसने कहा कि इसकी जो वैलिडिटी है ना, एडल्ट्स के साथ उतनी अच्छी नहीं है जितने कि चाइल्ड के साथ है, क्योंकि बेसिक इसकी जो है वो मेकिंग थी, या बेसिकली जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था वो बच्चों के इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। दूसरी लिमिटेशन जो उसके मुताबिक स्टैनफोर्ड बीने की थी कि ये इंटेलिजेंस का एक सिंगल स्कोर दे रहा है, जबकि उसके मुताबिक जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, बल्कि उसके अंदर बेशुमार मेंटल एबिलिटीज़ को शामिल किया जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ उसकी एबिलिटीज़ जो है वो काम कर रही है। फिर उसके अलावा एक और लिमिटेशन जिसपे वेक्सलर को एतराज़ था कि इसमें टाइम टास्क बहुत ज़्यादा थे। तो उसने कहा कि ये ख़ास तौर पे बड़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है लिमिटेशन या बच्चों उनकी परफॉर्मेंस को, बड़ों के परफॉर्मेंस को बहुत हद तक महदूद कर देते हैं। तो उसने कुछ टाइम टास्क को अंदर रखा, लेकिन उसके बाद उसने जो है काफ़ी सारों को उसने रिप्लेस कर दिया। फिर उसने क्या किया, उसने एक उसने ये भी एतराज़ किया कि इसमें सारे जो स्केल्स थे वो वर्बल थे, यानी स्केल्स उस तरह से नहीं थे, मतलब ये पूरा स्केल जो था वर्बल इंफॉर्मेशन और वर्बल क्वेश्चंस पे और वर्बल आइटम्स पे मुश्तमिल था, जिस पे के सवाल किए जाते थे। तो उस और जो रेस्पोंडेंट्स थे वो जवाब देते थे। तो उसने अपने स्केल में कुछ परफॉर्मेंस स्केल जो है वो वर्बल स्केल्स के साथ साथ शामिल किए। फिर उसके बाद उसने एक और ये जो वर्बल और परफॉर्मेंस स्केल्स हैं ये मिल के बहुत से डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में उनको असेस करके तो उनके डिफरेंट स्कोर्स देते हैं। एक सिंगल इंटेलिजेंस स्कोर की बजाय ज़्यादा से स्कोर्स हैं जिनके मदद से जो है वो हर आइटम और हर एरिया जिसको वो केटर कर रही है उसके बारे में जो है वो इंसान की जहानत का पता चलता है। फिर 1955 में उसने इसको रिवाइज किया और इसको नाम दिया वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, एब्रीविएटेड एज WAIS बेस। तो आजकल ये इसी नाम से पहचाना जाता है। उसके बाद फिर इसकी भी रिवीजन हुई, एक रिवीजन जो है वो इसकी 1981 में भी हुई। और ये जो है इसमें इसने जो है वो आमतौर पे वाइट फार्म लोग जो के वहाँ के थे, न्यूयॉर्क के रहने वाले, वो उसने लिए। और जो है वो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने इस पर रिवीजन्स की, इसके सैंपल को भी चेंज किया और कुछ सब स्केल्स के अंदर भी जो है वो चेंज की। अच्छा, अगर हम डिफरेंसेस देखें कि जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल था और बेस था उसके अंदर स्कोरिंग का भी फ़र्क था। कि बिनेट स्केल में अगर आपको याद हो तो हमारी जो स्कोरिंग आईक्यू थी वो किस तरह से थी, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो इस तरह से आईक्यू निकाला जाता था और 100 वहाँ पे भी एक एवरेज स्कोर था। बेस की जो स्कोरिंग है इसमें क्या किया जाता है कि जो डिफरेंट सब टेस्ट के ऊपर नंबर आते हैं उनको सेम एज ग्रुप के स्कोर्स के साथ मैयर किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 20 साल का एडल्ट है और उसके जो स्कोर आए हैं उनको 20 साल के ही ग्रुप के लोगों के साथ जो है वो कंपेयर किया जाएगा और इस तरह से उसका एवरेज स्कोर जो है वो इंटेलिजेंस का मिलेगा। तो एवरेज स्कोर शुरू में इसने 100 रखा था बेस का, उसके बाद अगली रिवीजन में उसने 100 to 110 या 90 to 110 भी उसने कहा कि एवरेज स्कोर में आता है।
अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो इसने काफ़ी सारे जो है वो सब टेस्ट बनाए वो कौन कौन से थे। ये देखें, ये उसकी एक डिटेल है कि सब टेस्ट वर्बल जो सब टेस्ट थे उसमें एक था इंफॉर्मेशन, वोकेबलरी, अरिथमेटिक, डिजिट स्पैन, कंप्रीहेंशन, सिमिलैरिटीज। और जो परफॉर्मेंस स्किल थे उसमें पिक्चर कंप्लीशन थी, डिजिट सिंबल थी, पिक्चर अरेंजमेंट थी, ब्लॉक डिजाइन था और ऑब्जेक्ट असेंबली थी। तो 11 ये जो इसके हैं 1 2 3 4 5 6 इसके वर्बल स्कोर्स थे और 5 इसके परफॉर्मेंस स्कोर्स थे, यानी 11 जो टोटल स्किल्स थे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंफॉर्मेशन में सारी जो जनरल नॉलेज की सवाल थे कि क्योंकि ये वहाँ पे बना था तो हमारे मुल्क का सदर कौन है, हमारे मुल्क का नेशनल फ्लावर क्या है। फिर उसके बाद ये वोकेबलरी में अल्फाज मैनी, जैसे आप डिक्शनरी देखते हैं उसमें हम वोकेबलरी देखते हैं तो उनको डिफरेंट अल्फाज दिए जाते थे जिसके मैनी जो है वो उन्होंने बताने होते थे सब्जेक्ट्स ने। आपने देखा ना उसने इसीलिए परफॉर्मेंस रखी क्योंकि अब ये इंफॉर्मेशन जो है अगर दूसरे कंट्री में ये टेस्ट जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान का सदर हो रहा है, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर हो रहा है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल हो रहा है, तो किसी भी कंट्री में जाएगा तो इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, तो उसकी वजह से फिर इसमें बायस आ जाता है। तो इस वजह से उसने साथ परफॉर्मेंस टेस्ट भी रखे ताकि जो है वो जो इंटेलिजेंस है उसको सही तरीके से, उसका स्कोर सही तरीके से नापा जा सके। फिर वोकेबलरी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़ाहिर है उनके लिए वोकेबलरी का जवाब देना आसान है, लेकिन वो लोग जो इतने लिटरेट नहीं है उनके लिए वोकेबलरी को समझना और अल्फाज के मायने को समझना मुश्किल होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर तरह का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके अंदर में कुछ लिमिटेशंस नजर आती हैं। अच्छा, उसके बाद अरिथमेटिक जो है वो मैथमेटिक्स के सवालों पर मुश्तमिल था। डिजिट स्पैन की मैं आपको ये देखें तस्वीर दिखाती हूँ। डिजिट स्पैन इस तरह से था कि ये एक सीक्वेंस है कि और इसी सीक्वेंस में जो सब रिस्पोंडेंट है उसको नंबर बताए जाते हैं जैसे 582 और उसको कहा जाता है कि तुमने इसी तरह फॉरवर्ड करना है। आहिस्ता आहिस्ता नंबरों की तादाद बढ़ाई जाती है। इसमें फॉरवर्ड जो है वो उसको रिकॉल करना है और इसमें बैकवर्ड, तो इससे पता चलता है कि उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कितनी है। अच्छा, उसके बाद कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन में डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सिमिलैरिटीज़ के सवाल इस तरह से होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल और ऑरेंज में क्या चीज़ सिमिलर है, तो इसमें क्या चीज़ सिमिलर है कि ये दोनों फ्रूट्स हैं, या ये इसमें क्या सिमिलैरिटी है कि ये दोनों जो है वो राउंड शेप के हैं। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज़। तो अच्छा, इस हर जो स्केल है, जब मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है तो उसकी पूरी की पूरी जो है एक उसके पीछे रिसर्च होती है और उस रिसर्च पे जिस सैंपल पे वो रिसर्च हुई होती है उसके आंसर्स को मैनुअल में कंपाइल किया जाता है। और जब जब भी इस टेस्ट को या किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है तो उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो है वो स्कोरिंग की जाती है। तो इस तरह से हर जो जैसे सिमिलैरिटीज़ हैं इसके भी, जैसे मैंने आपको दो जवाब बताए कि ऑरेंज और एप्पल जो है वो फ्रूट हैं, या ऑरेंज और एप्पल में सिमिलैरिटी ये है कि वो राउंड है। तो ये अब ये देखा जाता है कि किस सवाल का नंबर कितना देना है। फिर उसके बाद पिक्चर कंप्लीशन है। ये एक पिक्चर स्टोरी होती है जो कि डिफरेंट पिक्चर्स अलग अलग बनी होती हैं, ठीक है, और उसको कंप्लीट करके उसके पीछे कार्ड के नंबर भी लिखे होते हैं। रिस्पोंडेंट को इजाज़त नहीं होती कि वो पीछे कार्ड के नंबर देखे, तो कार्ड के नंबर अरेंजमेंट के हिसाब से लिखे होते हैं, तो उसको कहा जाता है कि इन कार्ड्स को अरेंज करके पूरी एक पिक्चर बनाओ। फिर एक डिजिट सिंबल है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये डिजिट है और हर डिजिट को एक सिंबल असाइन किया हुआ है। 1 का सिंबल ये है, 2 का सिंबल ये है, 3 का ये। अब उनको कहा जाता है कि आपने, और इसमें टाइम भी जो है अगर वो टाइम के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर कर लेता है तो उसको उसके एडिशनल स्कोर भी मिलते हैं। तो उसको कहा जाता है कि हर नंबर के नीचे, जैसे मिसाल के तौर पर 1 का ये है ना, कि हर नंबर के नीचे जो है उसका जो सिंबल है वो आपने बताना है कौन सा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ब्लॉक डिज़ाइन। ब्लॉक डिज़ाइन में मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लॉक डिज़ाइन ये है, ये देखिए इस तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जिनको जोड़ के एक पैटर्न दिया होता है कि आपने इस पैटर्न को देख के तो ब्लॉक जोड़ के तो आपने कार्ड बनाना है, ब्लॉक जो कार्ड पे बना हुआ डिज़ाइन है वो बनाना है। उसके बाद एक जो सबसे लास्ट है वो है ऑब्जेक्ट असेंबली। अब ये देखिए हमें यहाँ पे इसकी आंख और ये दांत से पता चल रहा है कि ये एलिफेंट है। तो इतने बड़े बड़े पीसीज होते हैं जिनको जोड़ के एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें टाइम भी होता है और फिर अगर वो टाइम के अंदर पूरा कर ले तो उसको उसके एडिशनल स्कोर्स भी मिलते हैं, और फिर बाद में सब स्कोर्स को इकट्ठा करके जो है वो वेज के स्कोर्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। इसकी जो रिवीजन 1981 में की गई उसको वेज आर कहा गया, यानी वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज्ड। और वेज जब बनाया गया तो उसकी जो इनिशियल एज थी कि किस एडल्ट की जो उन्होंने एज शामिल की
16 साल और उससे ज़्यादा जो उम्र के लोग थे उसके लिए ये बनाया गया, क्योंकि पहले हमने देखा था ना एल्फ्रेड बी ने तो उसने उसकी रिवीजन्स में जाके 2 साल तक के बच्चों को शामिल कर लिया था, अडल्ट को भी शामिल किया था। लेकिन जो वेज है ये जब बनाया गया तो इसकी जो इनिशियल एज थी एडमिनिस्टर करने की वो 16 से ऑनवर्ड्स थी, कि इसमें एडोलेसेंट्स भी आएंगे और इसमें एडल्ट भी आएंगे। अच्छा, वेक्सलर ने बच्चों के लिए भी स्केल बनाया इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए, जिसको उसने नाम दिया वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। इसमें भी उसने वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो जमा किए, और इसको एब्रीविएशन में हम पढ़ते हैं विस्क। एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। और इसको जो है वो ये भी इसकी भी काफ़ी सारी रिवीजन की गई है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं विस्क 3, तो 1 2 3 करके इसकी काफ़ी सारी रिवीजन जो है वो की गई आहिस्ता आहिस्ता। और ये अच्छा, जैसे मैंने वो पहले बताया 16 ईयर की एज से शुरू हुआ था, तो ये वाला जो टेस्ट था ये फिर 5 से 15 साल और 11 माह, 15 ईयर और 11 मंथ्स, यानी इसकी जो एज रेंज थी वो ये थी। और उसके बाद बेस शुरू हो जाता था 16 टू ऑनवर्ड्स। और ये दोनों जो हैं ये जैसे एल्फ्रेड बीने और ये बेज और विस्क, ये सारे इंडिविजुअल टेस्ट थे, ये एक वक्त में एक इंसान के ऊपर एडमिनिस्टर किए जाते थे, क्योंकि जाहिर है ये सारी चीज़ें दिखानी और इनकी परफॉर्मेंस चेक करनी और उनसे सवालों के जवाब लेने। ठीक है, फिर आगे जब रिवीजन हुई इसकी डिफरेंट, तो उसकी इसकी भी रिवीजन को विस्कार कहा गया, कि विस्क आर, जैसे बेज आर था इस तरह विस्क आर था। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसको जो है वो इसको भी वेक्सलर बिलेब्यू जो स्केल है उसके ऊपर बनाया गया। और इसके जो सब टेस्ट थे वो देख लें, शुरू में इसकी जो है वो सब टेस्ट कम थे, बाद में ये जिन पे स्टार लगे हुए हैं ये भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए। पिक्चर कंप्लीशन, कोडिंग, पिक्चर अरेंजमेंट, ब्लॉक डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट असेंबली, सिंबल सर्च, मेजेस, ये सारे परफॉर्मेंस, इसमें मेज भी शामिल कर दिया गया। मेज होता है ना रास्ता तलाश करने वाला मेज, वो वाला। और वर्बल में वही था, इन्फॉर्मेशन, सिमिलरिटीज, अरिथमेटिक, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन, डिजिट स्पैन, ये सारे वही जो मैं आपको बेस के रेफरेंस में बता चुकी हूँ। सिर्फ मेज एक नया था, वो मैंने आपको बता दिया कि मेज उस तरह जैसे हम वो याद करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि विस्क आर जो है 1974 वाली जो इसकी रिवीजन थी उसके अंदर उन्होंने एज रेंज थोड़ी सी इसकी आइटम्स तो तकरीबन 70% वही रखे, लेकिन इसकी जो एज रेंज थी वो उसमें जो है वो एक साल बढ़ा के उसे 16 साल और जो है वो 11 माह कर दिया गया। जैसे 15 साल और 11 माह है ना, इस तरह 16 साल, जबकि जो है वो इस तरह ये फिर बेजार से मिलती जुलती है, क्योंकि बेजार जो है वो 16 से शुरू होती है और ये विस्क जो है वो पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे जो है वो इंटेलिजेंस स्केल थे, जो कि इंडिविजुअल उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे थे इंडिविजुअल लेवल पे। अब इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि जब वर्ल्ड वार हुई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत थी कि कोई ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस होने चाहिए, क्योंकि जब मैसिव, इतने मैसिव लेवल पे जब लोगों को फौज में भर्ती करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त तो एकदम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन थी ना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो हायरिंग उनकी ज़रूरत थी। और तो इतनी जल्दी तो आर्मी में ज़ाहिर है उस तरह से रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। तो उसके लिए फिर जो है वो उन्होंने रॉबर्ट यर्क्स से जो है वो रब्ता किया। रॉबर्ट यर्क्स जो थे वो उस वक्त अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सदर थे जिस वक्त जंग अजीम हुई। तो उस वक्त उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी जो है वो साइकोलॉजिस्ट पे मुश्तमिल थी। डिफरेंट जो बड़े मशहूर और बड़े कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट थे वो सारे मिले, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो कुछ ऐसी समझ लें कि इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए जो कि लोगों की आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूरी थे, और इनको उन्होंने फिर जो है वो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा का नाम दिया। और ये सारे ग्रुप टेस्ट थे। इससे पहले हमने जितने टेस्ट पढ़े वो इंडिविजुअल टेस्ट थे, लेकिन वो देख स्कूल के ज़माने में पीसफुल टाइम में एडमिनिस्टर करने के लिए तो ठीक थे, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में जो है वो जो इंटेलिजेंस टेस्ट चाहिए थे हमें ग्रुप की सूरत में चाहिए थे। तो फिर ये है कि आर्मी अल्फा जो है वो समझ लें कि वर्बल टेस्ट था, और जो है वो जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए इस्तेमाल होता था।
जो एजुकेटेड लोग थे, जैसे मैंने ऊपर भी बात की ना कि बहुत से वर्बल टेस्ट ऐसे हैं जो कि जब आपके पास जिन लोगों के पास जो है वो नहीं एजुकेशन होती या एजुकेटेड नहीं होते या पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनके लिए फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। तो इसलिए जो आर्मी अल्फा है वो एजुकेटेड लोगों के लिए बनाया गया, और आर्मी बीटा जो है वो अनएजुकेटेड लोग जो जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, जिनके लिए लिखना पढ़ना मुश्किल था, तो उनके लिए फिर आर्मी बीटा टेस्ट बनाया गया जो कि ग्रुप परफॉर्मेंस पे मुश्तमिल था। ये देखिए, मैंने आपको आर्मी अल्फा का एक छोटा सा सैंपल दिखाया है। इसमें आर्मी अल्फा, चूंकि मैंने आपको बताया ना एजुकेटेड लोगों के लिए था, और ये पढ़ने लिखने की जो काबिलियत थी उसका इम्तिहान था, कि जो लोग पढ़े लिखे होते थे उनको आर्मी अल्फा जो है वो दिया जाता था, और उसके डिफरेंट जो है वो सब टेस्ट उसी तरह से थे जिस तरह हमने बेस के सब टेस्ट पढ़े, जैसे उसमें इंफॉर्मेशन थी, फिर उसमें सेंटेंसेज जो हैं वो उनको रीअरेंज करना था, फिर लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाने थे वोकेबलरी में, फिर उसके बाद उसका अरिथमेटिक देखना था, फिर जो डिजिट जो है वो उनकी सीरीज को कंप्लीट करना था। तो ये डिफरेंट किस्म के सवाल थे, सिमिलैरिटीज थी। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो कि वो लोग जो फॉर्मल एजुकेशन जिन्होंने ली हुई थी और पढ़ने लिखने की उनके अंदर काबिलियत थी, तो उनको चेक करने के लिए ये आर्मी अल्फा का इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया। और थे ये ग्रुप टेस्ट, क्योंकि ये एक ही वक्त में आप देख रहे हैं ना, ये एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को दे दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि आप इसको बैठ के हल करें। तो जो आर्मी बीटा था उसमें जो है वो डिफरेंट, जैसे कार्टून की शक्ल में या इस तरह की चीज़ें, या ड्राइंग में जो है वो रुकावटों में देखें, गोरखधंधा या जिसको मेज़ कहते हैं उसके बारे में रास्ता तलाश करें। तो ये वो लोग जो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे और पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब दोनों काम थे, कि कुछ लोग ऐसे भी थे ना वहाँ पे रहने वाले, क्योंकि जाहिर है फौज में एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इंग्लिश नहीं जानते थे, मतलब वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के लोग थे लेकिन वहाँ के सिटीजन थे और इंग्लिश नहीं जानते थे, तो उनको उनके लिए फिर आर्मी बीटा का ग्रुप टेस्ट बनाया गया। ये देखिए, आर्मी बीटा में इस तरह से डिफरेंट किस्म की उनको कार्टून या डिफरेंट किस्म की शक्लें और तस्वीरें दिखा के उनकी जो डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता था। तो इस तरह से फिर जो है वो जो जितने उम्मीदवार थे उनको पिक्चर्स की ज़बान में या सिंबल्स की ज़बान में जो है वो उनको हदायत तैयार करके दी कि किस तरह से उन्होंने टेस्ट को जो है वो हल करना है। तो ये फिर जो है वो ग्रुप टेस्ट जो है वो बनाए गए, और उस वक्त जो है वो उनकी लोगों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तो ये था हमारा जो है वो इंटेलिजेंस का टॉपिक, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब इसके बाद हमारे बस आगे एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह होपफुली हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे, तब तक आप इसको देखें। अब तो मेरा ख्याल है आपके पेपर में भी बहुत थोड़ा टाइम रह गया, तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।